अलग अलग टाइप के टैक्सेस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हो, फिर जीएसटी हो, इसके माध्यम से सारे राज्यों को पंगु बना दिया। तो पूरा वित्तीय ढांचा जो है वो संघ राज्य का तो है, वो जो संघ सरकार का है, संघीय ढांचे का है, वो केंद्र के पास वन नेशन यानी वन लीडर के पास, एक पीएमओ के पास ही पूरी तरह से ताकत जाती है। साउथ इंडिया किसी भी हालत में ये सह नहीं सकता, यानी नर्मदा के इस तरफ भारत जो है वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ये एक अलग टाइप का इंपीरियलिज्म हो गया है। साम्राज्यवाद में जो होता है कि एक सरकार होती है, वो सरकार तय करती है कि आपको कितने पैसे आने, 1 रुपया पूरा अगर माने तो आपको कितने पैसे मिलने हैं, वो सरकार तय करती है। और केंद्र सरकार यानी संघ राज्य की सरकार, जिसे केंद्र सरकार नहीं कहा जाता, क्योंकि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो भारत की जो सरकार है वो तय करेगी कि किसको कितना पैसा जाए। तो जीडीपी ज्यादा क्रिएट करने के बाद भी, यानी आप संसाधन, वित्तीय संसाधन, वित्त ज्यादा क्रिएट करने के बाद भी, निर्माण करने के बाद भी, दक्षिण के जो राज्य, वो दक्षिण के राज्य राज नहीं कर पाएंगे सही। 2026 के बाद किसी ज्वालामुखी जैसी बन जाए, जो कि उत्तर का पूरी तरह से नियंत्रण पॉलिटिकल रहेगा, राजनीतिक नियंत्रण दक्षिण पर रहेगा, लेकिन दक्षिण भारत पूरी तरह से हमारे देश का संसाधन और वित्त का निर्माण करेगा और उत्तर को पूरी तरह से उस पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी कि शासन वो करेगा जिसके पास पैसे नहीं है, और जिसके पास पैसे है वो गुलाम की तरह रहेगा। सोचिएगा। नमस्कार, बोलता हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत। आज जिस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है फेडरल स्ट्रक्चर, यानी संघ राज्य का जो ढांचा है, जो संघीय ढांचा है भारत का, उसके ऊपर हम बात करेंगे। क्योंकि भारत के इस संघ राज्य को एक वित्तीय व्यवस्था है और हर राज्य को अधिकार है। अभी एक रिपोर्ट बाहर आई जो विदेशी अखबार में छपी और वीडियो भी आए, लेकिन भारत सरकार ने उसे बैन कर दिया, तो हम तक पहुंच नहीं पाई। रिपोर्टर्स कलेक्टिव नाम की एक संस्था ने उसको बाहर सबके सामने पेश किया, लेकिन लोगों तक इतनी जोर शोर से जितने पहुंचनी चाहिए थी उतने जोर शोर से वो पहुंच नहीं पाई। बात ये हुई है कि हमारे जो वित्त कमीशन है, यानी फाइनेंस कमीशन, उसकी रचना कुछ ऐसी है कि वो जब कुछ प्रावधान करता है तो उसमें कोई दखल अंदाजी नहीं कर सकता। लेकिन उन्होंने वो वित्त आयोग के वित्त फाइनेंस कमीशन के पहले एक पूर्व बहुत बड़े अधिकारी ने आरोप किया, टेलीफोन पे उनकी बातचीत जो हुई थी, तो उसने आरोप किया कि प्रधानमंत्री जी ने उसमें दखल-अंदाज़ी देने की कोशिश की, और उन्होंने ये कोशिश की कि राज्य को जो निधि मिल रहा है वो कम हो और केंद्र के पास ज़्यादा आ जाए। तो हालाँकि वो सुना नहीं गया उस वक़्त, लेकिन वो बहुत पुरानी बात है। उसके बाद बहुत सारे चेंजेस आए, उसके बाद जीएसटी आया, सेस आया, बाकी जो टैक्सेस लगते हैं, जो केंद्र सरकार के पास जाते हैं, तो वो टैक्सेस आए। ये सारी बातें होने के बाद राज्यों के पास बहुत कम वित्तीय साधन रहे, और सबसे बड़ी बात ये है कि जीएसटी तो ऐसे है कि केंद्र वापस देने वाले जो निधि है, वो निधि राज्य के पास पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया, और हर बात के लिए हर राज्य को इस संघ राज्य में, भारतीय संघ राज्य में, केंद्र पे पूरी तरह से डिपेंडेंट होना पड़ा। जैसे कि अभी एक बात हुई है, जैसे कि बंगाल में जो राशन आता है, फूड सप्लाई, उसके ऊपर प्रधानमंत्री मोदी जी की फोटो चिपकी हुई थी। तो वहां की गवर्नमेंट ने, राज्य सरकार ने वो फोटो को हटा दिया। तो 7,000 करोड़ की करीब करीब वो मदद जो है वो रोकी गई बंगाल की। तो कुल मिला के ये पूरा संघ राज्य जो है वो ये बेसिस पे खड़ा किया गया है कि हमारे घटनाकार और बाकी लोगों ने इस संघ राज्य को इस तरह से खड़ा किया कि वित्तीय व्यवस्था, वित्तीय प्रणाली पूरी तरह से अलग हो, हर राज्य को अपने अधिकार हो, अपने वित्त प्रणाली को
बनाने के और उसको इस्तेमाल करने के अपने अपने तरीके उन्हें खुद आज़माने का पूरा अधिकार हो। लेकिन अब दिख रहा है कि ये सरकार जो है, मोदी जी की सरकार जो है, उसे ये कतई पसंद नहीं है और हालाँकि वित्त कमीशन यानी फाइनेंस कमीशन के काम में दखल-अंदाज़ी देना, प्रधानमंत्री ने भी दखल-अंदाज़ी देना, ये असंवैधानिक है, वो काम भी हो चुका है, ये प्राइमा फेसी तो दिख रहा है। तो बात ये है कि जब मोदी जी मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो वो ये कहते थे कि राज्य को 50% वित्तीय सुरक्षा मिलनी चाहिए, यानी 50% तो राज्य के पास होना चाहिए वित्तीय ढांचे में धन की राशि और तब जो वित्तीय राशि थी वो बढ़ाकर वो मांग रहे थे। अब प्रधानमंत्री होने के बाद उन्होंने सेस हो या ये अलग-अलग टाइप के टैक्सेस हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के टैक्सेस हो, फिर जीएसटी हो, इसके माध्यम से सारे राज्यों को पंगु बना दिया। तो पूरा वित्तीय ढांचा जो है वो संघ राज्य का तो है, वो जो संघ सरकार का है, संघीय ढांचे का है, वो केंद्र के पास वन नेशन यानी वन लीडर के पास, एक पीएमओ के पास ही पूरी तरह से ताकत जा चुकी है उसकी। तो मतलब इसका ये है कि आपके पास अगर आज जीतते हैं आप, यानी जैसे समझ लीजिए चुनाव में आप किसी राज्य में आपकी पार्टी जीत कर आती है, चुन कर आती है, तो उससे आप उस राज्य का बहुत ज़्यादा भला नहीं कर सकते क्योंकि आपके वित्तीय जो प्रावधान है और वित्तीय जो संस्थाएँ हैं, जो आपके लिए पैसा देती है, वो बहुत कम अब आपके पास रिसोर्सेस यानी संसाधन रहे हैं, सारे केंद्र ने अपने हाथ में ले लिए। इसके परिणाम स्वरूप ये इसका दूर तक बहुत प्रभाव हो जाएगा यानी आज ये बात शुरू-शुरू में प्रधानमंत्री जी को या मोदी जी को ये लग रहा है कि इससे वो पूरे देश की नकेल कसने में या फिर पूरे देश का पूरा स्क्रू टाइट करने में वो कामयाब हो जाएंगे और उनके हाथ में पूरे देश की बागडोर रहेगी और कोई राज्य आजाद नहीं रहेगा अपनी अपने निर्णय लेने के लिए और या अपनी वित्तीय क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन वो वास्तव में इतने बड़े देश में जिसमें 140 करोड़ जनता रहती है और 500 से ज़्यादा संस्थान थे आज़ादी के बाद, तो उसको पूरे केंद्र शासन यानी भारत सरकार के साथ लाना पड़ा सरदार वल्लभ भाई पटेल और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को। तो उसके लिए उन्होंने जो ढांचा बनाया, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर ने उन्हें जो ढांचा बनाया, वो ढांचे में संविधान के ढांचे में हर राज्य को अपनी वित्तीय सुरक्षा का अधिकार मिल चुका है। और अगर आप वो खींच लेते हैं, तो इस देश को आप अखंड भारत नहीं बना सकते, उल्टा ये हो सकता है कि ये संघ राज्य को खतरा पैदा कर सकता है। अभी 2024 चल रहा है, 2026 में डिलिमिटेशन हो जाएगा। डिलिमिटेशन का मतलब ये है कि जो अभी लोकसभा के सांसद चुनकर जो आते हैं, उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाएगी। वो पॉपुलेशन के हिसाब से, लोक संख्या के हिसाब से होगी। तो नॉर्थ इंडिया में यानी नर्मदा के ऊपर जो राज्य हैं, जो ज़्यादातर बीमारू स्टेट्स हैं, कुछ 1-2 राज्य छोड़ के, तो वो राज्यों में पॉपुलेशन ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है और वहाँ सीट्स बहुत ज़्यादा बढ़ेगी। और साउथ जो है नर्मदा की इस तरफ यानी नीचे महाराष्ट्र है, फिर केरल है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, तेलंगाना है, ये सारे राज्य जो कर्नाटका है, ये सारे जो राज्य हैं, वहाँ पर सीट्स उतनी ज़्यादा नहीं बढ़ेगी क्योंकि पॉपुलेशन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ेगा और बढ़ा नहीं रहा है अभी। तो वहाँ पर इतनी सीट्स बढ़ेगी नहीं, लेकिन प्रॉब्लम ये हो जाएगी कि जीडीपी के हिसाब से इस देश को देखा जाए, तो नर्मदा अगर एक रेखा मानी जाए तो दक्षिण की तरफ भारत के जीडीपी ज़्यादा क्रिएट होता है और उसका निर्माण जो है जीडीपी के भारत के जीडीपी का यानी वित्त निर्माण जो है ओवरऑल अगर समझने के लिए आसान कर दें हम इस बात को कि वित्त की निर्मिति जो है वित्त का निर्माण जो है वो साउथ में ज्यादा होता है और सीट्स जो हैं यानी पॉलिटिकल पावर जो है वो नॉर्थ में ज्यादा रहेगी क्योंकि सीट्स ज्यादा होगी नॉर्थ में और पॉलिटिकल पावर साउथ में कम रहेगी। साउथ में पैसे ज्यादा क्षमता पैसे कमाने की या पैसे
पैदा करने की या पैसे निर्माण करने की क्षमता ज्यादा रहेगी, लेकिन उनके पास सीट्स नहीं रहेगी। तो ये जो विषम हो जाएगा, उसमें अगर आप संघ राज्य ढांचे में दखल अंदाजी दे रहे हैं, आप असंवैधानिक रूप से अपने हाथ में, आज केंद्र अपने हाथ में पूरी तरह से सत्ता को लेने के लिए वित्तीय ढांचे को पूरा हिला कर रख रही है और अपने हाथ में ले रही है, यानी केंद्र के पास ले रही है, तो हो ऐसा जाएगा कि साउथ इंडिया किसी भी हालत में ये सह नहीं सकता, यानी नर्मदा के इस तरफ भारत जो है वो ये सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि ये एक अलग टाइप का इंपीरियलिज्म हो गया। यानी साम्राज्यवाद में जो होता है कि एक सरकार होती है, वो सरकार तय करती है कि आपको कितने पैसे आने, 1 रुपया पूरा अगर माने तो आपको कितने पैसे मिलने हैं, वो सरकार तय करती है। वो केंद्र सरकार यानी संघ राज्य की सरकार, जिसे केंद्र सरकार नहीं कहा जा सकता क्योंकि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है। तो भारत की जो सरकार है वो तय करेगी कि किसको कितना पैसा जाएगा। तो जीडीपी ज्यादा क्रिएट करने के बाद भी, यानी आप संसाधन, वित्तीय संसाधन, वित्त ज्यादा क्रिएट करने के बाद भी, निर्माण करने के बाद भी दक्षिण के जो राज्य हैं, वो दक्षिण के राज्य राज नहीं कर पाएंगे देश पे, क्योंकि उनके पास सीट्स कम है, पॉपुलेशन कम है। और पॉपुलेशन कम होना कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि भारत जैसे देश की जो सबसे ज्यादा आबादी है, वो देश में साउथ इंडिया में वित्त ज्यादा बन रहा है, वित्त का निर्माण ज्यादा हो रहा है और पॉपुलेशन कम है, यानी लोक संख्या कम है, तो उसके हिसाब में सीट्स, उसके जो लोकसभा में सीट्स आती हैं, सांसद आते हैं, वो कम आएंगे, तो उनका आवाज ही दब जाएगी, क्योंकि उनके पास ना वित्त रहेगा, क्योंकि वित्त पूरा केंद्र अपने हाथ में ले लिया। अगर प्रधानमंत्री की जो सूचनाएं हैं, वो उनका नजरिया है, उनका पर्सपेक्टिव है, जिस तरह से उन्होंने असंवैधानिक तरीके से उसमें दखलंदाजी करने की कोशिश की और बाद में वो अलग तरीके से सक्सेसफुल भी रहे, कामयाब भी रहे कि संघीय ढांचे को जो वित्तीय मामलों में आजादी थी वो उन्होंने खो दी और राज्य पूरी तरह से केंद्र पे, यानी संघ राज्य के केंद्र सरकार पे, सेंट्रल गवर्नमेंट पे पूरी तरह से डिपेंडेंट हो गए। तो ये इच्छा एक एक सत्ता की आकांक्षा से आई हुई इच्छा है कि अगर वित्त मेरे हाथ में है तो राज्य मेरे हाथ में रहेंगे, राज्य मेरे हाथ में रहेंगे तो देश मेरे हाथ में रहेगा। तो फिर ये तानाशाही एक अच्छी तरह से सेंट्रलाइज ऑथोरिटेरियन सिस्टम हम बना सकते हैं, ये इसके पीछे विचार है। और इसे एक अच्छे टाइटल में वन नेशन वन लीडर, जो एक्चुअली फैसिज्म में बात की जाती है कि कॉरपोरेशन और गवर्नमेंट मिलकर जब देश चलाने लगते हैं तो उसको एक फैसिज्म की नींव बन जाती है और उस फैसिज्म को वन नेशन, वन लॉ और वन एक ही वित्तीय ढांचा, फिर एक प्रधान और एक निशान, ये सारी बातें आने आने लगती हैं। लेकिन भारत ऐसा देश नहीं है कि जिसमें एक प्रधान, एक निशान, ये सब चले, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि भारत के हर राज्य की अपनी संस्कृति है, अपनी भाषा है, अपनी अपनी अपने तरीके हैं और अपनी खूबसूरती भी है। तो भारत एक बनाने के लिए, इंडिपेंडेंट इंडिया यानी एक आजाद भारत बनाने के लिए हिंदुस्तान में सभी राज्यों को एक साथ रहना जरूरी है और ये एक साथ तभी रह सकते हैं जब वित्तीय आजादी हो। तो वित्त की मामले में अगर आजादी ना हो तो 2026 के बाद स्थिति ज्वालामुखी जैसी बन जाएगी, क्योंकि उत्तर का पूरी तरह से नियंत्रण पॉलिटिकल रहेगा, राजनीतिक नियंत्रण दक्षिण पे रहेगा, लेकिन दक्षिण भारत पूरी तरह से हमारे देश का संसाधन और वित्त का निर्माण करेगा और उत्तर को पूरी तरह से उस पर निर्भर रहना पड़ेगा। तो फिर ये दिक्कत हो जाएगी कि शासन वो करेगा जिसके पास पैसे नहीं है और जिसके पास पैसे है वो गुलाम की तरह रहेगा, सोचिएगा। तो ये इस तरह से, और पहले हमें जब आजादी मिली तब हमारे घटना संविधान जिन्होंने बनाया, वो संविधानकार और हमारे जो पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू जी, पटेल, इन्होंने सब यही सोचा था कि अलग अलग राज्य है, उनके अलग अलग बल स्थान हैं और उनके उनकी अपनी अपनी ताकत है
और उसको इस्तेमाल करने के लिए, सबको एक साथ रखने के लिए हमें उनको अपनी अपनी एक आजादी दे देनी चाहिए। एक बेसिक सा स्ट्रक्चर में संघ राज्य के अपने अधिकार है, वो छोड़कर सारे अधिकार राज्यों में बांट देने चाहिए। लेकिन अभी के प्रधानमंत्री आरएसएस और बीजेपी ये नहीं चाहती कि ये सारे अधिकार राज्यों के पास हो, वो सारे केंद्र के पास हो, एक मुखिया के पास हो, एक प्रधान के पास हो, एक ऑफिस के पास हो। इतना हाई हेडेड मॉडल करना चाहती है। यानी पिरामिड को अगर आप उल्टा कर रख दे तो जिस तरह से बैलेंस करना मुश्किल हो जाएगा, वैसे इस देश का हो रहा है। और धीरे धीरे ये बात खुल जाएगी पूरी तरह से, ये पिटारा खुल जाएगा। यानी अभी आपको पता नहीं है कि आप अब अ, ये अभी कुछ विदेशी संस्थाओं ने ये बात लीक कर दी प्रधानमंत्री के बारे में बातचीत करते हुए। जो हमारे वित्त कमीशन के अधिकारी है वो बातचीत लीक कर दी, इसलिए हमें पता चला। लेकिन ओवरऑल ये जब आगे बढ़ेगा तो 2026 के बाद डिलिमिटेशन हो जाएगा, यानी सीट्स बढ़ेगी देश की, तो देश की सत्ता की पूरी प्रक्रिया जो है वो पूरी तरह से अलग हो जाएगी। यानी अभी जो 543 सीट्स हैं संसद में, वो बहुत बढ़ जाएंगे, और बढ़ जाएंगे वो ज्यादातर नॉर्थ के बढ़ेंगे क्योंकि वहां पॉपुलेशन ज्यादा है, और साउथ में इतना पॉपुलेशन नहीं है, तो साउथ के सीट्स एब्सोल्यूट कम हो जाएंगे। साउथ के सीट्स जितने हैं उतने ही रहेंगे, साउथ के सीट्स कम हो जाएंगे। तो स्वाभाविक रूप से ये देश का एक रहना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति तक भारत को ले जा सकता है, क्योंकि इसमें असमानता है, अन्याय है, और राज्यों के प्रति एक घृणा और छोटेपन की भावना केंद्र में है। अब भी बंगाल के बारे में जो हुआ, जैसे कि प्रधानमंत्री जी की फोटो नहीं लगाने पर उनकी मदद रोकी गई, अभी तक ऐसा कभी हुआ नहीं था। पहले तो प्रधानमंत्री जी की तस्वीरें इतने बड़े पैमाने पर कहीं लगती नहीं थी। हमने बचपन से आज तक हर किसी ने, आज मेरी उम्र के लोग जो है, उन्होंने कम से कम 20-22 वैक्सीन तो ली होगी सरकार की तरफ से, लेकिन बीसीजी है, फिर पोलियो है, और भी है। लेकिन किसी भी वैक्सीन के साथ सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री का हमने आज तक 17 प्रधानमंत्री हुए उनका फोटोग्राफ नहीं देखी। लेकिन अब ये जो रेशन आ रहा है उस पर भी प्रधानमंत्री की फोटोग्राफ्स आ रही है। और अगर राज्य चाहते हैं कि नहीं, हम किसी की फोटो छापेंगे नहीं यार, लोगों के टैक्सेस से, आप लोगों के पैसे है, लोगों से टैक्सेस ले रहे हैं, जिस राज्य से आप टैक्सेस ले रहे हैं उसको औसत में कम दे रहे हैं पैसे, यानी मदद कम दे रहे हैं, संसाधन कम दे रहे हैं, फिर भी वो ले रहा है। और ऊपर से आप, अगर आपकी फोटो नहीं छपती, आपकी तस्वीर नहीं छपती, तो वो भी मदद आप रोक रहे हैं। यानी मैं हमेशा ये कहता हूं कि इस देश में स्थिति ऐसे हो गई है कि इस देश के संघ राज्य की जो सरकार है, यानी केंद्र सरकार जिसे कहते हैं, उस सरकार ने संविधान का पालन करने वाले राज्य सरकारों, यानी उनकी पार्टी की जो राज्य सरकारें नहीं है वो राज्य सरकार, और उसके जो नागरिक है, उनके जो सिटीजन्स है, उसके खिलाफ बिना वजह की एक जंग छेड़ी है। और ये जंग इसलिए है कि ये हमारा और पराया क्या होता है, क्योंकि मोदी जी कभी मुख्यमंत्री थे गुजरात के, तो केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, तो वित्तीय सहायता देने के लिए हमारा और पराया नहीं होता था। कम से कम इतना तो पक्का है कि ये नहीं होता था। और इतने सालों तक, यानी 70 साल तक अब ये भारत का इतिहास रहा है कि केंद्र में चुनाव होते रहे हैं, सरकारें आते रही हैं, सरकारें जाती रही हैं, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार में पार्टियां अलग अलग हो, तब भी राज्य सरकार को जो केंद्र सरकार की तरफ से मदद जानी चाहिए, जब जानी चाहिए, और कोई संकट आ जाता है या संकट नहीं आता है तो भी कुछ भी रेशन या और भी चीजें जो हैं वो जानी चाहिए, वो फौरन गई है। और राज्य को अलग तरीके से ट्रीटमेंट किसी भी सरकार ने नहीं दी है, केंद्र में किसी की भी चाहे सरकार हो, चाहे अटल जी की सरकार थी, वो भाजपा की सरकार थी, एनडीए की सरकार थी, तब भी कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी राज्य में जिससे दूसरे पार्टी की सरकार है, यूपीए की सरकार है या कांग्रेस की सरकार है या किसी भी अन्य दल की सरकार है, तो वहां पर वित्तीय मदद नहीं पहुंचेगी जब तक वाजपेयी जी की फोटो लगे नहीं। तो ऐसा कभी हुआ नहीं था, या फिर वित्त कमीशन पे वाजपेयी जी ने कभी दबाव नहीं डाला था।
और संवैधानिक नहीं है। एक्चुअली क्या है कि वित्त कमीशन पे दबाव डालना या उसको कुछ सिफारिश करना, चाहे वो प्रधानमंत्री भी हो, वो पूरी तरह से असंवैधानिक है। अगर कोई दूसरा देश होता तो प्रधानमंत्री से इस्तीफा मांगता। भारत में तो सब चलता है वाला देश है, तो सब अब चल ही रहा है। तो एक मंदिर की घोषणा में पूरा देश दंग है, और दूसरी तरफ राज्यों के प्रति ये सौतेला वाला बर्ताव जो है वो हो रहा है। तो इसके परिणाम बहुत खतरनाक है और एक आग के साथ केंद्र खेल रहा है। तो मुझे लगता है कि भारत अलग-अलग फ्रंट्स पे, अलग-अलग मोर्चे पर भारत का एक पतन हो रहा है। तो ये एक पतन है जो जनता अभी समझ नहीं रही है। इसकी वजह एक है कि इसमें वित्तीय ढांचे का जो कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, यानी बहुत ही जटिल इसकी रचना है। कोई आम आदमी फौरन नहीं समझ सकता। यानी रास्ते पर जाने वाले आदमी से मैं बताऊं कि ये वित्त कमीशन को प्रधानमंत्री ने सूचना दी, ये कभी हुआ है क्या? ऐसा मैं अगर कहूं तो लोग कहेंगे कि वो तो क्या हुआ, वो प्रधानमंत्री है। उनको, यानी लोग समझते नहीं है कि ये संघीय ढांचा क्या है, क्योंकि ये डिटेल्स में जाने की बात नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकार की है, ये जिम्मेदारी सरकार की है कि लोगों को समझे नहीं समझे, उन्हें अपना काम संविधान के अनुसार करना चाहिए। यहाँ पर लोगों के अज्ञान का, लोग जानकारी नहीं रखते, इस बात का फायदा लिया जा रहा है। और प्रधानमंत्री और भाजपा की पूरी जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए लोग हैं, वो इसको अलग तरीके से यूज कर रहे हैं, जो पूरी तरह से प्रक्रिया असंवैधानिक दिख सकती है। प्राइमा फेसी तो उसको असंवैधानिक मानना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में प्रॉब्लम ये है कि कोर्ट से लेके, मीडिया से लेके, इलेक्शन कमीशन से लेके, ईवीएम्स तक सब कुछ कॉम्प्रोमाइज्ड है। और हालांकि ये रिपोर्ट जब आई विदेश से, तो वो भी यूट्यूब वगैरह से हटाई गई। सरकार ने उसका कोर्ट्स ने उसको बंद कर दिया। तो बात लोगों तक पहुंचने का कोई जरिया ही नहीं रहा। तो बात नहीं पहुंच रही है, लोगों को समझ नहीं रहा है। और लोगों को समझ नहीं रहा है, जितने लोग समझ सकते हैं उन तक भी इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है। अगर इंफॉर्मेशन नहीं पहुंच रही है तो जो लोग जानकार है उनको समझ नहीं रहा है, क्योंकि इंफॉर्मेशन नहीं आ रही। तो फिर ज्यादातर जो पॉपुलेशन है, ज्यादातर जो लोग हैं, वो इतनी जानकारी नहीं रखते। उनको जब अनुभव होगा कि ये राज्य में केंद्र यानी बीजेपी की सरकार नहीं है, जिस राज्य में हम रहते हैं, तो हम लोग बहुत ज्यादा संपत्ति का निर्माण करते हैं, फिर भी हमारे हाथ कुछ नहीं लगता। ये समझने के लिए अवकाश लगेगा, और अवकाश में हम जी रहे हैं। वो टाइम आएगा और जब लोगों को समझेगा, तब उनको समझेगा कि हुआ क्या था और हुआ कैसे था और पहले ऐसा क्यों नहीं हुआ, और संविधान में क्या है और असंवैधानिक क्या किया गया। ये सारी बातें समझना, उसके ऊपर रिएक्ट करना, यानी उसकी प्रतिक्रिया देना, और संवैधानिक तरीके से, अहिंसा के मार्ग से या गांधी जी के मार्ग से इसके खिलाफ आवाज उठाना बहुत जरूरी है। आज मैंने जो बात की, तो बात करते हुए भी मुझे इतनी कठिनाई महसूस हुई। इसकी वजह यह है क्योंकि उसमें टेक्निकलिटीज है, यानी उसमें तांत्रिक बहुत सारे चीजें हैं, बहुत सारी चीजें तांत्रिक है और बहुत सारी टेक्निकल चीजें हैं जो मैं आपको बता नहीं सकता अभी एक ही एपिसोड में। और वो अगर बताने में जाऊं तो हर चीज को बताने के लिए आधा आधा घंटा लगेगा। वो अपने संघीय ढांचे में जो वित्तीय व्यवस्था है, उसके प्रति आदर रखना सरकार का दायित्व बनता है। जो पहली बार ये सरकार पहली बार है कि जो ये दायित्व पूरा नहीं कर रही है। वो वित्त कमीशन यानी वित्त संस्था जो है, जो अपने आप में संवैधानिक रूप से स्वतंत्र है, उसके कार उसके कार्य में हस्तक्षेप करना चाहती है। और वो हस्तक्षेप के माध्यम से हर राज्य को मिलने वाले जो पैसे है, वित्त है या मदद है, उसे रोकना चाहती है और वो केंद्र के हाथ में रखना चाहती है। यहां तक कि प्रधानमंत्री जी की फोटोग्राफ को लेकर भी वो इतनी संवेदनशील है केंद्र सरकार की, वो फोटोग्राफ नहीं लगते हैं तो राज्य की जनता को जो मिलने वाली मदद है वो राज्य के मुख्यमंत्री को नहीं मिल रही है, जनता को मिल रही है, आम जनता को मिल रही है, छोटे आदमी को मिल रही है। वो भी रोक रहे हैं क्योंकि बस फोटोग्राफ नहीं है। तो इस कदर की असंवेदनशीलता, एम्पैथी भी नहीं है, संवेदनशीलता नहीं है,
तो मुझे ऐसा लगता है कि इतना संवेदनहीन बर्ताव जो है केंद्र सरकार का, संघ राज्य सरकार का, वो ठीक नहीं है। इसके खिलाफ हमें बार-बार आवाज उठानी चाहिए और अगर हम आवाज नहीं उठाते, तो ये देश एक रहने का जो सपना हमारे स्वतंत्रता सेनानी जो जितने भी थे, उन्होंने देखा था एक भारत देश हो, वो सपना पूरा हुआ 15 अगस्त 1947 को। लेकिन वो बाद में आज मुझे मैं जैसे ही आगे की देखता हूँ, ऐसा ही अगर चलता रहा, तो वो एक भारत का सपना मुझे बिखरता हुआ नज़र आ रहा है। क्योंकि अन्याय सहने की एक मर्यादा होती है। वो मर्यादा मुझे लगता है 2026 के बाद पूरी हो जाएगी। उसके बाद लोगों को समझ में आएगा कि एग्ज़ैक्टली हो क्या रहा है। तो इस तरह से भारत को आप अखंड नहीं रख सकते। भारत को अखंड रखने के लिए संघ राज्य को मजबूत करना जरूरी है, संघीय ढांचे को मजबूत करना जरूरी है। हर राज्य की अपनी आजादी, वित्तीय आजादी उनको दे देना जरूरी है। और वो जो बात, जब ऐसे बात करते वक्त रूखी सूखी लगती है, या मंदिर के बारे में मैं आधा घंटा बात करूं तो आपको बहुत मजा आएगा, लेकिन ये वित्त की बात है तो आपको रूखी सूखी लगेगी। लेकिन ये बात ही आपको रोजगार, आपके पैसे, आपका बिजनेस, आपका काम, आपका दाम, आपका जीना, आपकी लग्जरी, आपका सुख, सब ये बात पर निर्भर करता है, ना कि मंदिर मस्जिद पर। तो ये बात आप समझिए, जितना जल्दी समझे उतना अच्छा है। और जो केंद्र सरकार कर रही है, संघीय सरकार कर रही है, उसके खिलाफ जितना जल्दी आप आवाज उठाने में सक्षम हो जाए, वो अच्छा है। आज मैं इतना ही कहता हूं, फिर मिलेंगे।